तो भाई ड्रेस रोसा में गियर 4 का यूज करके लूफी ने डोफ्लेमिंगो को हरा दिया और उसी के साथ वहां पे उसका तानाशाह राज खत्म करके अब लूफी और उसके सारे स्ट्रॉ हेड साथी बार्थोलोमियो की शिप में सवार होके जो आइलैंड की ओर आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वन पीस के होल केक आइलैंड सागा को कवर करने वाले हैं, जो कि वन पीस का 9 सागा है, जिसका सबसे पहला मेन आर्क आता है यहाँ पे जो आर्क, जो कि एनिमे के एपिसोड 751 से 779 तक और मांगा के चैप्टर 802 से 824 तक की स्टोरी कवर करता है। नेवी हेडक्वार्टर में एडमिरल किजारू के पास एक न्यूली अपॉइंटेड वॉरलॉर्ड ऑफ द सी की रिपोर्ट्स आती हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूरी दुनिया में सभी व्हाइट बियर्ड के एलाइज को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। अब वैसे तो ये पायरेट क्लेम करता है कि वो व्हाइट बियर्ड का बायोलॉजिकल सन है, बट दुनिया को इस पे विश्वास नहीं होता। जिसके किजारू बताता है कि वो उसका बेटा हो या ना हो, बट सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ प्राइम व्हाइट बियर्ड की जितनी ही है। तो जैसे ही हमारे साथी स्ट्रॉ हेड्स जो आइलैंड पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक नॉर्मल आइलैंड को ढूंढते हुए आए वो लोगों की आंख अचानक से फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उनके सामने एक काफी विशाल मॉन्स्टर्स जाइंट जैसा एक एलिफेंट होता है। लॉ सभी को बताता है कि जो आइलैंड जिसको हम लोग ढूंढने आए हैं वो दरअसल इस एलिफेंट जिसका नाम जुनीसिया होता है उसके ऊपर स्थित है और वहाँ पे मिंग्स ट्राइब रहते हैं और उस आइलैंड में ह्यूमंस की एंट्री टोटली मना है। दोस्तों रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर में उनका लीडर मंकी डी ड्रैगन ड्रेस रोसा में जीत के बाद अपने सारे रेवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर्स को समन करने का ऑर्डर देता है, बट जब यहाँ साबो वाली टीम ड्रेस रोसा से आ रही थी तो उनकी शिप में चुपके से सवार होके जीसस बर्गेस भी बैठ के यहाँ पे आ जाता है और वो अपने कैप्टन को ये बताता है कि उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर को ढूंढ लिया है और यहाँ पे अटैक करके उनको काफी सारे वेपन्स मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे वानाबी व्हाइट बियर्ड सन एडवर्ड वीवल बचे हुए व्हाइट बियर्ड कमांडर्स में से एक मार्को दी फीनिक्स को ढूंढ के मारने का प्लान बनाता है और उनको यहाँ लगता है कि लूफी को उसकी लोकेशन पता होगी, इसलिए वो लोग लूफी के पीछे जाने का फैसला करते हैं। अब भाई जो आइलैंड में पहुंचने के लिए जुनीसिया के ऊपर चढ़ाई करके उनको पहुंचना होता है। इसी के लिए कांजीरो यहाँ अपने डेविल फ्रूट पावर से एक ड्रैगन को ड्रॉ करके समन करता है। अब ये ड्रैगन तो लगता नहीं है, बट फिर भी भाई बाकी सभी लोग उस पे सवार होके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बट रास्ते के बीच में ही कांजीरो और किनेमोन उस ड्रैगन से गिर जाते हैं। खैर जैसे ही हमारे साथी लॉ के साथ ऊपर आइलैंड में पहुंच जाते हैं तो उनपे कुछ मिंग्स ट्राइब्स के लोग अटैक करने के लिए आते हैं। अब उनमें से एक ने तो नामी के कपड़े भी पहने थे। लूफी उनसे बच के सीधा आइलैंड के अंदर नामी और बाकी लोगों को खोजने के लिए निकल जाता है और वो लोग लूफी का पीछा करके उसको रोकने के लिए निकल जाते हैं। लॉ बाकी बचे स्ट्रॉ हेड्स को अपने क्रूमेट बेपो के वीवरा कार्ड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने का फैसला करता है। लूफी आगे चल के दो मिंग ट्राइब्स के गार्डियंस रॉडी और ब्लैक पैक से सामना करता है, बट उनको वहाँ पे वांडा आके रोक लेती है। अब जब हमारे बाकी के साथी यहाँ आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनको यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन पूरी सिटी में हुआ दिखता है और वांडा बताती है कि ये सब कुछ जैक नाम के एक पायरेट के द्वारा किया गया है, जिसने यहाँ पे आके उन सभी के ऊपर अटैक किया। कुछ ही देर बाद जुनीसिया हर दिन की तरह पानी की बौछार करती है, जिसको यहाँ के लोग रेन रेप्शन कहते हैं और उसी की वजह से यहाँ पे हमारे स्ट्रॉ हेड्स काफी मुश्किल में आ जाते हैं। लूफी को तो डूबते डूबते यहाँ पे कैरेट बचा लेती है, बट वहाँ पे दूसरी तरफ किनेमोन और कांजीरो एक कैट की ड्राइंग में सवार होके जब आइलैंड की तरफ आ रहे होते हैं तो उस पानी की लहरों से वो लोग वापस से नीचे जाके गिर जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे लूफी अपने बाकी बचे साथी नामी चॉपर से भी मिल लेता है, बट नामी यहाँ पे रोते हुए लूफी को बताती है कि सांजी अब उनको छोड़ के जा चुका है। दोस्तों ब्रूक की मुलाकात भी लूफी से होती है और ब्रूक जो कि पूरा हड्डियों से बना हुआ है, तो उसको देख के यहाँ पे जो डॉग्स रहते हैं मिंग ट्राइब्स के वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ब्रूक ये भी बता देता है कि भाई कुछ भी हो जाए इन मिंग ट्राइब्स वालों के सामने किसी भी समुराई का नाम मत मेंशन करना। नामी बताती है कि जब वो लोग ड्रेस रोसा से यहाँ पे आ रहे थे तो बिग मॉम पायरेट्स के लोग उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, जिन पे उन्होंने काउंटर अटैक किया और उनसे छुटकारा पाके यहाँ पे फाइनली पहुंच गए। कुछ देर बाद वांडा बताती है कि इस आइलैंड के वन ऑफ द टू किंग्स डूक डॉग स्टॉर्म ने लूफी को बुलाया है और दूसरी तरफ लॉ भी अपने क्रूमेट से मिल लेता है। तो भाई यहाँ जो आइलैंड में दो किंग्स रूल करते हैं। पहला यहाँ पे डॉग स्टॉर्म इनुआराशी, जो कि दिन के टाइम पे यहाँ पे रूल
करता है और रात के टाइम पे कैट वाइपर नेकुमामोशी आके रूल करता है। और एक चीज और दोस्तों, अगर ये दोनों गलती से भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए ना तो इनकी फाइट को रोकना टोटली नामुमकिन होता है। डॉग स्टॉर्म लूफी को बताता है कि आज से 17 दिन पहले काइडो का एक सबऑर्डिनेट जैक यहाँ आके बोलता है कि भाई तुम लोगों ने जो भी समुराई को छुपा के रखा है उसको बाहर निकालो। अब भाई मजे की बात ये कि इन लोगों ने तो कोई भी समुराई का नाम भी नहीं सुना था और ना ही लोग किसी को जानते। खैर जैक उनकी बात नहीं मानता और उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो भाई सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक डॉग स्टॉर्म उससे फाइट करते हैं और जैसे ही शाम को 6 बजता है तो रात के रूलर कैट वाइपर आके यहाँ पे जैक की धुलाई करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैक काइडो की आर्मी का कमांडर है और इसके पास जोजोनोमी यानी कि एलिफेंट एक एंशिएंट टाइप डेविल फ्रूट्स की पावर है और इसकी बाउंटी 1 बिलियन बेरीज है जो कि लूफी से भी ज्यादा है। अब भाई लगातार 5 दिन और 5 रात तक लड़ाई करने के बाद भी जैक यहाँ पे मिंग्स को उनके घुटनों में नहीं ला पा रहा था। फिर इसके बाद भाई इसने सीजर क्लाउन के द्वारा बनाई गई पॉइजनस गैस का यूज करके सभी मिंग्स वॉरियर को घायल किया और उसके बाद इन सभी के दोस्तों हाथ पैर भी काट दिए। लेकिन दोस्तों उसको जल्दी खबर मिलती है कि काइडो के ही एक साथी डोफ्लेमिंगो को लूफी ने हरा दिया है और उसको इस वक्त मरीन्स इंपेल डाउन की जेल में ले जा रहे हैं। तो भाई डोफ्लेमिंगो को फ्री करने के लिए जैक मरीन्स के पीछे जाता है बट वहाँ पे उनका सामना फूजितोरा सेंगोकू और वाइस एडमिरल सुरु से होता है जो कि बड़ी ही आसानी से उसकी वहाँ पे बैंड बजा देते हैं। अब इस सारे इंसिडेंट के ठीक 10 दिन बाद सांजी का ग्रुप जो पहुँचता है और यहाँ की हालत देख के सबसे पहले तो वो सीजर को सारी पॉइजनस गैस को अपने डेविल फ्रूट की मदद से हटाने के लिए बोलता है और क्योंकि उस गैस को उसी ने इन्वेंट किया था तो वो जबरदस्ती उससे उसका एंटीडोट बनाने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद सांजी उन सभी के लिए वहाँ पे स्वादिष्ट खाना बनाता है और ब्रूक सभी को गाना गा के सुनाता है। वांडा बताती है कि वो लोग स्ट्रॉ हेड्स के इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे और इसको वो किसी न किसी दिन चुकाएंगे। ब्रूक लूफी को बताता है कि उनका पीछा करते हुए बिग मॉम पायरेट्स जो आइलैंड तक पहुंच गए थे और हमको पता चलता है कि पैकॉम्स जो कि बिग मॉम पायरेट्स का हिस्सा है वो दरअसल एक मिंग्स ट्राइब का ही हिस्सा है। और जब उसको पता चलता है यहाँ पे जैक की किए हुए कांड के बारे में और स्ट्रॉ हेड्स ने आके यहाँ सभी मिंग्स ट्राइब्स को बचाया था तो वो चाह के भी उनको बिट्रे नहीं कर पा रहा था। और इस वक्त उसके साथ पैकॉम गैंग बैजी भी था जो कि वर्ल्ड जनरेशन का एक पायरेट है और बिग मॉम का एक एलाई भी बन चुका है। और इस वक्त उनका मिशन सीजर को पकड़ने के अलावा सांजी को भी यहाँ से ले जाने का था बट क्योंकि पैकॉम चाह के भी अब स्ट्रॉ हेड्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था तो बैजी पैकॉम्स को वहीं पे बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है और अपने कैसल फ्रूट की मदद से वो काफी सारे सोल्जर्स को बाहर लेके आता है ब्रूक और सांजी से लड़ने के लिए। हमको पता चलता है कि सांजी के पीछे पीछे यहाँ पे चॉपर और नामी भी आए थे तो वो उनको भी कैप्चर करके अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। और यहाँ पे बैजी एक्सप्लेन करता है कि सांजी का पूरा नाम विंड स्मोक सांजी है जो कि जर्मा किंगडम का एक प्रिंस है और उसके पिता ने उसकी शादी बिग मॉम की बेटी पुडिंग से करवाने का फैसला किया है। और बिग मॉम की नेक्स्ट टी पार्टी का इन्विटेशन वो सांजी को देता है बट सांजी इस इन्विटेशन को ठुकरा देता है और उनके साथ चलने से मना करता है। लेकिन फिर बैजी उनको बताता है कि जिस मोमेंट में वो और उसके दोस्त उसकी बॉडी के अंदर आए उसी वक्त उसने उन सभी को कैप्चर कर लिया है। और उसी का एक साथी सांजी के कान में आके कुछ बोलता है जिसके बाद सांजी का मन चेंज हो जाता है और वो बैजी से एक पेन और पेपर मांगता है जिसमें एक मैसेज लिख के वो नामी को इस मैसेज को लूफी को देने के लिए कहता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो उनके पास जल्द ही आ जाएगा। और फिर वो नामी ब्रूक और चॉपर को बैजी की बॉडी से बाहर फेंक देता है जिससे वो लोग वापस अपने ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं। और बैजी जब उनको वापस से कैप्चर करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे कैट वाइपर मास्टर नेकुमामोशी आ जाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर सांजी बैजी को धमकी देता है कि अगर उसने यहाँ पे उसके दोस्तों को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो वो अभी के अभी यहाँ सीजर को मार देगा। जिसके बाद बैजी सांजी को ही लेके यहाँ से चुपचाप पतली गली से फटाफट से निकल जाता है। और दोस्तों यहाँ जो सांजी के पोस्टर में सिर्फ ओनली अलाइव मेंशन था उसके पीछे भी यहाँ उसके फादर विंड स्मोक और बिग मॉम का ही हाथ था ताकि उसकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। दोस्तों लूफी उसके साथ यहाँ मास्टर नेकुमामोशी के पास उनसे मिलने के लिए जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात पैकॉम से भी होती है और पैकॉम्स बताता है कि सांजी की शादी कराने का फैसला उसके पिता
विंस्मोक ने किया है, जो कि जर्मा 66 के किंग हैं, जिसको नाम ही बताती है कि ये तो एक मिथिकल आर्मी है जो कि सिर्फ कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करती है। बट पैकॉम्स बताता है कि नहीं, ये सच में है और सांजी उनका बेटा है और इस शादी के जरिए बिग मॉम और विंस्मोक आपस में अलायंस बनाना चाहते हैं। बट लूफी बोलता है कि भाई सांजी ऐसा क्यों करेगा और वो हमको छोड़ के नहीं जा सकता। बट पैकॉम्स बताता है कि अगर सांजी बिग मॉम का ये इन्विटेशन स्वीकार नहीं करता तो वो उसके सबसे क्लोज पर्सन्स को जान से मार देती, और क्योंकि सांजी अपने क्रू से सबसे ज्यादा प्यार करता है इसलिए उनकी जान बचाने के लिए उसने ये इनविटेशन स्वीकार किया। दोस्तों लूफी फैसला करता है कि वो इस बिग मॉम के इलाके में जाके सांजी को रेस्क्यू करके वापस से क्रू में लेके आएगा। बट उसी वक्त लॉ वहाँ पे अपने क्रू के साथ आता है और उनको बताता है कि काइडो किसी भी वक्त यहाँ पे जो आइलैंड पे अटैक कर सकता है। बट कैट वाइपर उन सभी को इन सब मामले को इग्नोर करके फिलहाल चिल करने के लिए बोलता है और उन सभी के लिए एक ट्रीट ऑर्गेनाइज करता है। और दोस्तों दूसरी तरफ रॉबिन, फ्रैंकी और ब्रूक किनेमोन और कांजीरो को इस आइलैंड में एंटर करने से रोकने के लिए जाते हैं ताकि वो लोग उनको मिक्स्ड ट्राइब की नजरों से दूर रख सकें, क्योंकि भाई लोग समुराई होते हैं। बट दोस्तों इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये तीनों वहाँ पे सो जाते हैं और जब ये लोग नींद में होते हैं उसी वक्त किनेमोन और कांजीरो अंधेरे में आइलैंड के अंदर एंट्री ले लेते हैं। दोस्तों पूरे आइलैंड में इमरजेंसी बेल्स के जरिए गार्डियन बंदर सबको अनाउंस कर देता है कि आइलैंड में समुराई घुस चुके हैं। उनका सामना करने के लिए डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर दोनों ही अपनी अपनी आर्मी को लेके आगे जाते हैं। नामी का ये सारा हल्ला सुन के नींद खुल जाता है और फिर वो लूफी को भी जगाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मोमोनोसुके फाइनली किनेमोन और कांजीरो से मिल लेता है। आखिरकार लूफी और सभी को नामी जगा लेती है, उनको बताती है कि जल्द से जल्द उनको किनेमोन और कांजीरो को ढूंढ के मिंग्स ट्राइब से बचाना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर दोनों ही मेन सिटी में आ जाते हैं। बट दोस्तों क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पे यहाँ आ चुके हैं तो भाई अब तो इन दोनों की भी लड़ाई होना पक्का है और इसको उनके साथ ही प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। बट वो दोनों को वो लोग रोक नहीं पाते। कुछ ही देर बाद किनेमोन, कांजीरो और मोमोनोसुके भी वहाँ आ जाते हैं। बट इसके पहले कि वो लोग आगे बढ़े, स्ट्रॉ हेड्स वहाँ पे आके किनेमोन और कांजीरो को मिंग्स ट्राइब की नजरों से बचा लेते हैं और चुपचाप वहाँ शांत रहने के लिए बोलते हैं। दोस्तों फाइनली यहाँ पे कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों किनेमोन को डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर के फेस थोड़े से फेमिलियर लगते हैं, बट भाई डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर की फाइट देख के यहाँ सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। लेकिन हमारा किनेमोन उन दोनों की फाइट के बीच में जाके उनको बोलता है कि वो एक समुराई है और यहाँ पे अपने फ्रेंड राइजो को ढूंढने के लिए आया है। कुछ देर बाद मोमोनोसुके और कांजीरो भी आगे आ जाते हैं और उन सभी को देख के कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। किनेमोन उनको बताता है कि वो कोजुकी क्लैन का डिसेंडेंट है और वो यहाँ वानो कंट्री से आया हुआ है। मामला ज्यादा गर्म न हो इसलिए लूफी भी आगे आता है। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ सीन बिल्कुल से चेंज होता हुआ दिखता है क्योंकि इन समुराइज को देख के सभी मिंग्स ट्राइब्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म किनेमोन को बताते हैं कि राइजो सेफ है। दोस्तों जैक के द्वारा किए गए हमले में ऑलमोस्ट मरने की कगार में आने के बाद भी मिंग्स ट्राइब ने राइजो की लोकेशन की खबर अपने मुंह से नहीं निकाली और इस लॉयल्टी को देख के सभी स्ट्रॉ हेड्स काफी शौक में आ जाते हैं। अब एक और चौंकाने वाली चीज हमको यहाँ पता चलती है कि भाई किनेमोन सबको बताता है कि मोमोनोसुके, जिसको सब लोग उसका बेटा समझते थे अभी तक, वो उसका बेटा नहीं बल्कि वानो कंट्री के फॉर्मर दायोमो कोजुकी ओडेन का बेटा है और इसी वजह से वो उसका कांजीरो, कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म का लॉर्ड भी है जिसको वो लोग सर्व करते हैं। अब मोमोनोसुके यहाँ पे इन सब का लॉर्ड है। ये रिवील हुए मात्र 2 मिनट होता है कि मोमोनोसुके सीधे लूफी को जाके बोलता है कि उसके सामने सर झुकाए, बट लूफी उसको रियलिटी चेक देता है और उसको औकात में रहने के लिए बोलता है। अब भाई मोमोनोसुके शक्ल से तो खूब मासूम लगता है बट इसकी हरकतें बहुत ही गंदी वाली होती है। फिर दोस्तों कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म यहाँ सभी को राइजो के पास उससे मिलवाने के लिए लेके जाते हैं और जब यहाँ पे लूफी, उसोप, फ्रैंकी और चॉपर को पता चलता है कि राइजो दरअसल एक निंजा है तो वो लोग उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बट जो इमेज निंजा की उन लोगों ने अपने दिमाग में रखी थी, राइजो उससे काफी अलग निकलता है। खैर दोस्तों यहाँ पे रखे एक रेड पोनीग्लिफ पे रॉबिन की नजर जाती है जिसपे पूछताछ करने के बाद कैट वाइपर उन सभी को पोनीग्लिफ की हिस्ट्री बताता है कि इस दुनिया में मौजूद सभी पोनीग्लिफ्स को आज से 800 साल पहले कोजुकी क्लैन के पूर्वजों ने बनाया है और इन पोनीग्लिफ्स को बनाने का नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन उनके क्लैन में ही पास डाउन किया जा रहा था। जो पोनीग्लिफ उनकी नजरों के सामने है वो दरअसल एक रोड पोनीग्लिफ है और ऐसे सिर्फ इस दुनिया में 4 पोनीग्लिफ्स हैं जिनमें कुछ कोऑर्डिनेट्स लोकेटेड हैं
और उन कोऑर्डिनेट्स के सेंटर में लेजेंडरी आइलैंड लाफ टेल मौजूद है, जहाँ पे पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का ट्रेजर वन पीस छुपा हुआ है। अब 4 में से एक रोड पोनीग्लिफ तो यहाँ उनकी नजरों के सामने है। इनमें से दूसरा पोनीग्लिफ बिग मॉम के पास और तीसरा काइडो के पास है, और जो चौथा पोनीग्लिफ है उसकी लोकेशन अभी भी अननोन है। दोस्तों किनेमोन बताता है कि इन पोनीग्लिफ्स को बनाने का नॉलेज इससे पहले कि मोमोनोसुके को पास डाउन किया जाता, उसके पिता कोजुकी ओडिन का एग्जीक्यूशन हो जाता है और वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि मोमोनोसुके के पिता कोजुकी ओडिन गोल्डी रॉजर के क्रू का हिस्सा था, और साथ ही साथ वो गोल्डी रॉजर के साथ फाइनल आइलैंड लाफ टेल में जाके वर्ल्ड गवर्नमेंट की सारी हिस्ट्री को भी जान चुका था। बट आज से 20 साल पहले वानो कंट्री के करंट शोगर ने काइडो के साथ अलायंस बना के वहाँ पे हमला किया और अपने फैमिली और फ्रेंड्स की जान बचाने के लिए ओडिन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। दोस्तों फाइनली यहाँ पे किनेमोन लूफी और लॉ से रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों यहाँ पे उनका साथ दे के काइडो को हराने में उनकी मदद करें, लेकिन दोस्तों इस रिक्वेस्ट को लूफी ठुकरा देता है और उसको मना कर देता है, और वो मोमोनोसुके से बोलता है कि सुन, तू लीडर है ना इन सभी का, तो तू मेरे से मदद मांग। जिसके बाद मोमोनोसुके रोने लगता है और नामी और उसब लूफी की धुलाई करते हैं। लेकिन दोस्तों भाई बात पते की बोला था लूफी ने, इसी बात पे मोमोनोसुके हिम्मत करके लूफी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसकी मदद करे और उसकी कंट्री को काइडो के तानाशाह राज से मुक्त करे। जिसके बाद लूफी उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पे द निंजा पायरेट मिंग समुराई अलायंस की स्थापना होती है। आगे कैट वाइपर और डॉगस्टॉर्म बताते हैं कि वो ओडिन के साथ व्हाइट बियर्ड की क्रू का हिस्सा थे। के बाद वो आगे चल के रॉजर की क्रू में शामिल हुए और लूफी के पास जो इस वक्त स्ट्रॉ हैट है वो सैंक्स की है, वो उसको भी पहचान लेते हैं। फिर दोस्तों हमारी स्टोरी में वापस से एंट्री होती है यहाँ पे जैक की, जो कि इस बार आइलैंड में अटैक करने के लिए नहीं बल्कि जुनीशिया पे अटैक करके उसको मारने के लिए आया है। दर्द से तड़प रही जुनीशिया यहाँ पे मोमोनोसुके से मदद की पुकार लगाती है, बट दोस्तों उसकी आवाज को लूफी भी सुन पा रहा था, और ये देख के कैट वाइपर और डॉगस्टॉर्म शॉक में आ जाते हैं। और अगर तुम लोग को याद हो तो भाई फिशमैन आइलैंड में सी किंग्स की बातें भी लूफी सुन पा रहा था। तो भाई मोमोनोसुके बताता है कि जुनीशिया ने आज से काफी सालों पहले एक क्राइम किया था, जिसकी वजह से उसको लगातार समुद्र में चलने की पनिशमेंट मिली, इसलिए वो बिना ऑर्डर के कुछ नहीं कर सकती। लूफी मोमोनोसुके को बोलता है कि इसके पहले कि जुनीशिया की जान चली जाए उसको ऑर्डर दो ताकि वो जैक का सामना कर सके। और फिर मोमोनोसुके जुनीशिया को जैक पे अटैक करने का ऑर्डर देता है, और फिर क्या भाई जुनीशिया को जैसे ही ऑर्डर मिलता है वो अपनी सूंड से एक काफी पावरफुल अटैक करके जैक और उसके पूरे क्रू को डिस्ट्रॉय कर देती है। और क्योंकि भाई हमारी जुनीशिया थोड़ी सी घायल हो चुकी है तो चॉपर सभी मिंग ट्राइब्स के साथ मिलके उसकी मरहम पट्टी करता है। दोस्तों फिर किनेमोन एक वीब्रा कार्ड के 4 हिस्से करके सभी को 4 टीम में डिवाइड करता है, जिसमें से पहली टीम है हमारी कैट वाइपर की टीम, जो कि मार्को को सर्च करने जाएगी ताकि वो भी इस वॉर में उनका साथ दे सके। दूसरी टीम है हमारी डॉगस्टॉर्म की टीम, जो कि जो में ही रुक के मोमोनोसुके और जुनीशिया को प्रोटेक्ट करेगी। तीसरी टीम है दोस्तों हमारी सांजी रिट्रीवल टीम, जो कि बिग मॉम के होल केक आइलैंड में जाके सांजी को रेस्क्यू करेगी, साथ ही साथ बिग मॉम के पास जो रोड पोनीग्लिफ है उसको भी लेके आएगी। इसमें लूफी, पैकॉम, चॉपर, नामी और ब्रूक होते हैं। और लास्ट है हमारी बची हुई स्ट्रॉ हैट्स और लॉ के पायरेट्स की टीम, जो कि लैंड ऑफ वानो में जाके उनके एलाइज को इकट्ठा करके काइडो के साथ होने वाली वॉर का प्रिपरेशन करेगी। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे लूफी पैकॉम्स को लेके होल केक आइलैंड की ओर निकल जाता है, और इस ट्रिप में उनका साथ देने के लिए पेड्रो भी कैट वाइपर से परमिशन लेके लूफी के साथ निकलता है। और इसी के साथ हमारी ये टीम सभी को वानो में मिलने का प्रॉमिस करके यहाँ से निकल जाती है। बट दोस्तों आगे चल के इनकी शिप में कैरेट भी बिना बुलाए आ जाती है, क्योंकि उसको भी लूफी के साथ होल केक आइलैंड के सफर में जाना था। एराबास्टा किंगडम में प्रिंसेस भी रेडी है यहाँ अपने फादर के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट की हर 10 साल में होने वाली रेवरी में शामिल होने के लिए। हमको इस बीच कुछ और फेमिलियर फेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि साबो का सौतेला भाई जो कि अब गोवा किंगडम का किंग बन चुका है, प्रिंसेस सेरा होसी फिशमैन आइलैंड से, चेरी ब्लॉसम किंगडम से डॉक्टर कोरेहा, ड्रेस रोसा से प्रिंसेस रेबेका और प्रोडेंस किंगडम से किंग एलिजाबेलो सेकंड, ये सभी लोग भी इस रेवरी में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों पेड्रो को शिप में न्यूज़पेपर रिसीव होता है, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज हमारी ये रहती है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का जो बेस है उसमें उसको ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यहाँ पे न्यूज़पेपर में पहली बार लूफी अपने पिता मंकी डी ड्रैगन का चेहरा देखता है।
पेड्रो बताता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है, इसलिए हमको उनकी ज्यादा चिंता नहीं लेनी चाहिए और वो जहाँ भी होंगे इस वक्त सेफ ही होंगे। एक अनजाइन आइलैंड में काइडो के सबऑर्डिनेट्स उसको जैक के मिशन के फेल होने की खबर देते हैं, जिसके बाद काइडो यहाँ लूफी और लॉ के वांटेड पोस्टर देख के बोलता है कि वो इन वर्स्ट जनरेशन के पायलट से काफी ज्यादा गुस्से में है और उनको वो बहुत जल्द सबक सिखा के रहेगा। उसी जगह पे हमको घायल अवस्था में यूस्टस कैप्टन किड भी नजर आता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारे साथ ही होल केक आइलैंड की ओर निकल जाते हैं और हमारी ये जो आर्क की वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होल केक आइलैंड आर्क की। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वो वीडियो को जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं तो इस वीडियो में टोटल 200 लाइक्स कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।